हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर। फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज के इस क्लास में बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आपके फिजिक्स के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इसे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं हम आपके लिए, जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर आगरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आगरा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके नेक्स्ट यानी कि कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के आपके जो हैं 17 तारीख से, परसों से स्टार्ट हैं, कल से स्टार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए देखिएगा 17 से स्टार्ट हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के, 17 मई से। और आपके जो है जून के शुरुआत में होने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से आपको इतना टाइम मिल रहा है, तो इसके लिए हमने सोचा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हटके किए जाए। इस बार कुछ आपके लिए जो है कुछ ऐसा किया जाए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो इसको देखते हुए हमने आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस सीरीज़ को अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं, वो अगर आप लोगों का 70 नंबर का पेपर होगा ना, तो आप लोग 70 में से कम नहीं तो 50 से 60 नंबर तो आराम से निकाल लोगे। 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 50 से 60 नंबर अगर आप लोग इस सीरीज़ को देख के जाओगे तो। ठीक है दोस्तों, आपका पीसीएम का होने वाला है इसमें इम्पोर्टेंट। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए आपके इसमें क्लासेस होने वाली हैं। पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे 2-3 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर में हम फिजिक्स को कवर करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में केमिस्ट्री, और 4 से 5 लेक्चर में आपका मैथ। ठीक है दोस्तों, इतने में आपका कवर हो जाएगा ये। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले रखा है फिजिक्स को। सबसे पहले हमने किसे रखा है? फिजिक्स को। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो देखिएगा, हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने अपना जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका लिया है हमने। फिजिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? इसमें आप लोगों को पढ़ के जाना है आप लोगों को। यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें, तब हमें यार एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, यानी कि जो यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करते हैं, तब हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। अतः वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसे बॉडी बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो हम लोग बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, और आपका जेड अक्ष हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें आपका जो बिंदु पी है, इस पर ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एक्स वाई जेड पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा उसका रेफरेंस लेकर अन्य बॉडीज की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। जैसा कि फिगर में हम एक रेफरेंस ऑफ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड दिखाया गया है। इसमें ओरिजिन ओ पर एक्स वाई जेड 0 होगा। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई जेड 0 होगा। ठीक है दोस्तों, माना किसी समय टी पर किसी पार्टिकल की पोजीशन पी है, देन आपका रेफरेंस निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आई एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यानी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा, अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। आप लोगों का लिए हमने टेलीग्राम बना रखा है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप का किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें इसकी पोजीशन कई टाइम इंटरवल्स पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये तब यदि पोजीशन वेक्टर आर को टी का फंक्शन माने, तब
V बराबर जो आपको निकल के आएगा वो आपको निकल आएगा dr/dt। dr/dt निकल के आ गया आपका दोस्तों यहाँ से, ठीक है। dr/dt निकल के आ गया यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप का E बराबर आपका दे रखा है, E बराबर dw/dt, ये निकल के आ गया एक तो, ठीक है। नेक्स्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से इसका आपका एक d2r/dt², ये निकल के आ गया एक तो, ठीक है। एक आपका ये निकल के आ गया यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप का नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने जनरली किसी इवेंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है। इसके लिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स x y z और t का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। न्यूटन्स लॉ के जो अकॉर्डिंग जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। नंबर 1 पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका जो दे रखा है वो दे रखा है वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि कोई बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब तक वह स्टेबल रहती है या विदाउट एक्सेलरेशन मूव करती है। माना कोई बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तब F बराबर ma, ठीक है दोस्तों, ये आपको निकल के आ जाएगा। यानी किसी वस्तु पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे ना, तब तक वह जो है स्थिर रहती है, ठीक है, स्टेबल रहती है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को जो इक्वेशन आपको देख के जानी है एग्जाम में। आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया होगा अब तक के लिए। ये एक क्वेश्चन आपको देख के जानी है, एक क्वेश्चन क्या रही है आपकी, ये देख के जानी है, ठीक है। ये और इस प्रकार की फ्रेम में बॉडी की वेलोसिटी स्टेबल रहती है। इनर्शिया के लॉ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इस फ्रेम को गैलीलियोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसे? कौन सा वाला रेफरेंस है आपका? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होने वाला है आपको, देखिए आप लोगों को PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे आपके लिए। राइटिंग नोट्स हैं आपके सारे, तो आप लोगों को भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको नोट्स तो सारे जो भेज देंगे आपके लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है। इसमें से आपका जो दूसरा पॉइंट है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे कि अर्थ, सन, ETC को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूटन्स लॉ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को इसमें से पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोगों को लिख देना है आराम से, ठीक है। बेसिक्स आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आपका, और आपके लिए आपको एग्जाम में नंबर दिला के जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के मोशन के लिए 3 लॉ हैं, लॉ प्रपोज हैं किए। न्यूटन ने जो है मोशन के लिए आपको 3 नियम दिए हैं, ठीक है दोस्तों। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी स्टेट को बनाए रखने की प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि जो क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी स्टेट को बनाए रखने की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यदि कोई सब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, यदि वह मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। एक्सटर्नल फोर्स जो आपका ना वर्क करे, यानी आपका जो
इक्वेशन बनकर आएगी वो आपकी आएगी एफ बराबर जीरो, एफ बराबर जीरो यानी देन ए बराबर जीरो कर देंगे और वी बराबर जीरो कर देंगे तो आपका एफ बराबर जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, एफ बराबर एम होता है ना, एफ बराबर एम ए आपका फॉर्मूला होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से अगर आप लोग ए बराबर जीरो रख दोगे तो एम पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो उसी हिसाब से आपका एफ बराबर जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड, नेक्स्ट आपका है सेकंड लॉ। देखिएगा एक मिनट देखिएगा, आपका नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपका क्या कह रहा है, सेकंड लॉ क्या कह रहा है दोस्तों आपका, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसके मास तथा एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस नियम के जो अकॉर्डिंग है ना, किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसके मास तथा एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये रखा है एफ बराबर एम ए, यानी ए जो एक्सेलरेशन हो गया और एम बराबर एम हो गया मास और एक्सेलरेशन के जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए बराबर आपका निकल के आ जाएगा डी बी बट्टा डी टी। डी बी आपका वेलोसिटी है और डी टी बराबर आपका टाइम है। ठीक है दोस्तों, देन एफ बराबर एम डी बी बट्टा डी टी निकल के आ गया और आपका डी पी बराबर आपका डी बी इंटू डी एम, तो यहाँ पे आपका जो आ जाए डी पी हो गया। एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वेशन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स के बराबर आपका जो होता है लीनियर मोमेंटम का जो चेंज परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, एकांत समय में। ठीक है, थर्ड लॉ आपका, तीसरा नियम है न्यूटन का, वो है आपका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है आपका। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोगों को जो है किसी वस्तु पर जितना आप लोग का कार्य करोगे उतना ही आपको लौट के मिलेगा, रिटर्न्स में मिलेगा। इफ़ ए बॉडी अप्लाइड ए फोर्स F21 on second body, then the second body is also applied a opposite force F12 on it. F21 is equal to F12 माइनस लगाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि आपका इसकी वजह से इस पर, देखिए इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका जो F21 प्लस F12 इज इक्वल टू जीरो होता है आपका दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर पहला मान लेंगे इसे। नेक्स्ट स्टेप का डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, से आपका फर्स्ट लॉ का जो आपका डेरिवेट करना है। ठीक है, सिंस सेकंड लॉ रखेंगे आपका पी एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, एफ बराबर डी एम भी हो जाएगा और अपॉन डी टी हो जाएगा। एफ बराबर एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और ये आपका डी वी बटे डी टी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और एफ बराबर आपका जीरो हो जाएगा। देन कब होगा एक्सेलरेशन जो आपका इसे जीरो कर देंगे ना, एक्सेलरेशन बराबर जीरो हो जाएगा ना, तो आपका ये भी जीरो हो जाएगा और आपका डी वी बटे डी टी जीरो हो जाएगा। देन वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, वी बराबर कांस्टेंट रहेगा। अतः एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंट में किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ में आपका है न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ तभी अप्लाई होते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन ना हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप का जब एफ बराबर एम ए तब पॉसिबल होगा, यानी एफ बराबर एम ए तब पॉसिबल होगा जब एम का मान कांस्टेंट होगा, एम का मान जो कांस्टेंट रखा जाएगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F21 इज इक्वल टू माइनस के F12 फ्रॉम इक्वेशन 1, परंतु ये तभी पॉसिबल होगा जब इन्हें एक ही टाइम पर लाया जाए
नापा जाए, ठीक है। परंतु ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अर्थात न्यूटन्स का थर्ड लॉ कंप्लीटली ट्रू नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में आपका यानी कि द्रव्यमान केंद्र, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान केंद्र किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। यानी कि ये आपकी कोई छड़ है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखिएगा। आपका ये कोई आपका प्लेट है, ठीक है। इसका जो इसे में आपको फिंगर पर डांटना है, तो इसका जो इस पॉइंट पर अगर आप लोग रखोगे इसे, तो आपका ये जो है एक स्ट्रेट रखा रहेगा। तो यानी कि ये जो हो गया, ये पॉइंट आपका स्टेट ऑफ मास हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिएगा, यानी कि ये कोई पत्थर है, ठीक है। इस पे आपको ये आपकी छड़ है, इसे आपको इस पे डांटना है। तो आपका जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट आपका बीच वाला ये पॉइंट, तो आपका जो होगा ना, वो आपका होगा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र होगा। पूरी छड़ को मतलब जो बैलेंस कर देगा ना, उसे आप सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, माना कोई सिस्टम जिसके कई पार्टिकल जिसके मासेज m1 m2 m3 हैं, तथा जिसकी पोजीशन r1 r2 r3 हैं, तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निम्न होगा। आर वेक्टर लगा देंगे हम CM जो MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 प्लस MR4 डॉट चलते जाएंगे हम बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट तक चलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका होगा जो RCM इक्वल टू सिग्मा बनते 1 से लेकर के n तक रखेंगे हम MI देन जो आपको निकल जाएगा वो निकल के आ जाएगा ये सब। यानी यदि सिस्टम का टोटल मास m हो तब जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा। ये आप लोग इसे देख लीजिएगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष में आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आपका जो इक्वेशन बन के आएगा वो ये बन के आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो यहाँ से निकल के आ जाएगा वो इक्वेशन ये निकल के आएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्योंकि एम वी बराबर पी होता है, पी बराबर MV, तो आपने जो है ये रख दिया, तो यहाँ पे पी बन गया। और यहाँ से आपका पी निकल के आ रहा है ना, इसे हम लोग समीशन में जोड़ देंगे, तो इसे आपका ये बन के आ जाएगा, ठीक है। और वी बराबर टोटल रखेंगे हम, तो वी बराबर P/M, ठीक है दोस्तों, आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अतः पी टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, तब एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट होता है, तब वी CM इक्वल टू कांस्टेंट होगा। वी जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आपके किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी मोमेंटम को आपका क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी जे इज इक्वल टू R इंटू पी, आपका हो जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। नेक्स्ट आपका होगा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी जे अपॉन डी टी हो जाएगा आपका, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका डी जे अपॉन डी टी आपका वी इंटू जो पी बराबर आपका होता है MB होता है ना, वो MB रख देंगे, प्लस के R हो जाएगा। और एफ जो आपका DP अपॉन डी टी होता है आपका F के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। जे डी टी अपॉन डी जे अपॉन डी टी हो जाएगा आपका, और ये आपका वी बराबर यहाँ से वी बराबर 0 हो जाएगा ना यहाँ से, तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका यहाँ से जो बन के आएगा वो आपका ये निकल के आ जाएगा। आपका जो इक्वेशन बन के आएगा वो ये बन के आएगा, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन ये बन गया आपकी, क्योंकि जो आपका जो R और F जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसका, तो आपका टाउ के बराबर हो जाता है। अतः एंगुलर मोमेंटम के चार्ज होने का रेट उस पार्टिकल के
टाउ के बराबर होता है तथा किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम को टाउ कहते हैं। इसे टाउ से रेस्पेक्ट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाउ इस प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनता है आपका टाउ। ये चोंच निकल जाती है इस टी के नीचे। ठीक है, इस प्रकार से टाउ बनता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा आप लोग, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो आपका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यदि कोई पार्टिकल जिसका मास m तथा इस पर F फोर्स एक्ट कर रहा है, तब न्यूटन से सेकंड लॉ से आपका F बराबर dP/dt हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपका F बराबर हम रख देंगे d, P की जगह पर रख देंगे mv/dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो F बराबर 0 होता है, आपको पता है, यानी dP/dt आपका ये यहाँ से रहेगा इक्वल टू 0, F बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, dP बराबर यानी dt का अदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 0 हो जाएगा, और आपका P बराबर यहाँ से निकल के आएगा, वो आपका कांस्टेंट निकल के आएगा, P बराबर कांस्टेंट निकल के आएगा, और यही यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यही हमें यहाँ पे दे रखा है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ से बनेगा, नेक्स्ट बनेगा आपका यहाँ से, यदि कोई पार्टिकल्स सिस्टम में अवेलेबल है तब उस सिस्टम को टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। यदि F बराबर dP/dt है आपका यहाँ पे हो रहा है, और डी P की जगह पर हमने जो P जो है आपका टोटल दे रखा है यहाँ पे dP/dt, P की जगह पर हम लोग जो है आपका कई तरह से कई पॉइंट दे रखा है P में आपका, तो dP/dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका P को आप लोग तोड़ के लिख दोगे, F बराबर 0 होगा यहाँ से, तो P बराबर आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ से फिर से। ठीक है, P1 + P2 = 0, P1 = -P2, M1 V1 = -M2 V2, ये आपको निकल जाएगा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T। T के सापेक्ष जो आपका इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो M1 dV/dt -M2 dV/dt यहाँ से निकल के आएगा, और M1 A1 -M2 A2, तो यहाँ से जो निकल गया F12 बराबर -MF21, ये आपका यहाँ से न्यूटन से थर्ड लॉ निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, F12 = -F21, यहाँ से जो आपका न्यूटन का थर्ड नियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल n पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल n पार्टिकल के लिए, n पार्टिकल के लिए आपका यहाँ से लिखेंगे आप लोग, ये आपका जो फिगर बन रहा है x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, z अक्ष हो गया, यहाँ से आपका ये बन रहा है आपका, इसमें आपको ये दे रखा है आपका CM और आपका जो दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से जो हमें निकाल के लाना है वो आपका इक्वेशन बना के लानी है। माना एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना है, तब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। माना सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर RCM है, तथा कोई पार्टिकल जिसका मास m के सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर RCM है, देन आपका RC के आपको इक्वल टू हो जाएगा आपका RCK + RCM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से वेलोसिटी के लिए आपको लगा देंगे, आपका वेलोसिटी के लिए रख देंगे यहाँ पे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेंगे, तब n पार्टिकल के लिए और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका होगा J = R × P। ठीक है, इक्वेशन नंबर तीसरा हो जाएगा। जी बराबर आपको यहाँ से रख दोगे आप लोग इसे इक्वेशन में, आपका कैलकुलेट करते जाओगे आप लोग, कैलकुलेट करके आपका एक्शन नंबर जो आपका ऐड कर देंगे आप लोगों, तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होता है क्योंकि आपस कट जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ से निकल गया 0, तथा सेंटर ऑफ मास के लिए के रेस्पेक्ट में सभी मासेज का मोमेंटम
बी जीरो होता है, यानी कि आपका जे भी जीरो हो जाएगा। देन जे इक्वल टू आपका यहाँ से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका जे बराबर आपका निकल के आएगा जे सी एम प्लस आर इंटू पी। ठीक है दोस्तों। प्रेडिक्शन ऑफ सूडो। नेक्स्ट दे रखा है आपका फ्रिक्शंस सूडो फोर्स। ये फोर्स जो किसी बॉडी पर देखा दोस्तों हमने यहाँ तक हमने इस वीडियो में देखा है, इस इक्वेशन तक देख रखा है हमने इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रिक्शंस ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, इससे देखेंगे हम यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो आपको जो वीडियो अपलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, उससे आप लोगों को जो है दिक्कत होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।